Welcome back to my channel everyone. So in the previous lecture we have discussed about combustion process, fuels, and we have also seen the different examples of the combustible and non-combustible substances. So now we will see the condition that is necessary for the combustion to take place. So now I am starting the new topic, that is air is essential for burning. I mean, by a simple activity we will see that really air is essential for burning process. So let's start it. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको थ्री ग्लास चिमनीज दिख रही हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रही है बीकर जैसा, दिस इज ग्लास चिमनी, ठीक है। चिमनी जैसा इसका शेप है, इसलिए इसे ग्लास चिमनी हम बोल रहे हैं। हमने फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, फर्स्ट केस में जो आपकी ग्लास चिमनी है ना, उसे हमने रखा है, बट उसे हमने प्लेस किया है वुडन ब्लॉक पे, ठीक है। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये वाले दिस इज वुडन ब्लॉक, ठीक है। लकड़ी के ये छोटे से टुकड़े हैं जिसके ऊपर हमने ग्लास चिमनी को प्लेस करके रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली फर्स्ट पिक्चर में। तो फर्स्ट पिक्चर में हमने वुडन ब्लॉक्स जो हैं, वुडन ब्लॉक्स पे हमने हमारी जो ग्लास चिमनी है उसे प्लेस किया है, और सेंटर में हमने एक लाइटेड कैंडल को प्लेस किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देख सकते हैं कि बिलो से, यहाँ से नीचे से जो आपकी गैस है, जो एयर है, वो ईजिली एंटर कर सकती है आपकी ग्लास चिमनी में। क्लियर। अब सेकंड में हमने क्या किया है कि वुडन ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो सेकंड केस में हमने वुडन ब्लॉक को रिमूव कर दिया है। अब हम फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे कुछ सेकेंड्स तक, ठीक है। उसके बाद हमने तुरंत क्या किया कि थर्ड कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर से इसे कवर कर दिया है, ठीक है, और नीचे से तो ये कवर है ही। तो हमें तीनों कंडीशंस में ये ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा रब करती हूँ। तो आप फर्स्ट केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में हमने वुडन ब्लॉक्स रखा था, ठीक है। फर्स्ट केस में वुडन ब्लॉक था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एयर ईजिली एंटर कर पा रही थी, ठीक है। जो एयर थी वो इट कैन ईजिली एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो। एयर इज एंटरिंग फ्रॉम बिलो, ठीक है। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे से स्पेस था ना, तो यहाँ से एयर अंदर आ रही थी, और जब एयर एंटर कर रही थी इजीली, तो आपकी जो कैंडल है वो इजीली बर्न हो रही थी, ठीक है। फर्स्ट केस में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फ्लिकरिंग के जो कैंडल है वो अच्छे से जल रही थी, ठीक है, अच्छे से बर्न हो रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी एयर इसे मिल रही थी आपके कैंडल को, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने वुडन ब्लॉक्स रिमूव किए थे, ठीक है। वुडन ब्लॉक्स को रिमूव करने से क्या हुआ था कि अब एयर जो है इट डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ये एयर जो है यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसमें एयर एंटर नहीं कर पा रही है। अब जब नीचे से यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रही है एयर, तो आपका क्या कैंडल यहाँ पे प्रॉपरली बर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड केस में जो आपकी कैंडल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे फ्लेम कैसी प्रोड्यूस होगी, जो आपकी फ्लेम रहेगी ये वो फ्लिकर करेगी, कि जो फ्लेम है वो फ्लिकरिंग करेगी, ठीक है। फ्लिकरिंग मतलब होता है झिलमिलाना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, फ्लिकरिंग इसलिए होता है क्योंकि इस केस में जब भी आपके कोई भी सब्सटेंस को प्रॉपर एयर नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। आपकी जो फ्लेम है वो कैसी करेगी, फ्लिकर करेगी, झिलमिलाएगी, ठीक है, झिलमिलाहट होगी उसमें। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में जो आपकी फ्लेम है इट फाइनली गोज ऑफ, ठीक है, ये आपकी बुझ जाएगी फ्लेम, ठीक है। आपकी थर्ड केस में बुझ गई। क्यों बुझ गई, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब इसके अंदर एयर है ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से भी इसे कवर कर दिया और नीचे से भी कवर कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आया इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जो एयर है आपकी, जो हवा है, वो बर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और भी कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एयर में भी जो ऑक्सीजन है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल एक्टिविटी है जो हमें ये बता रही है कि येस एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कि इससे पहले हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कि कंबशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और उसमें लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो सन है, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं सन, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ट्रमेंडस अमाउंट में हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन।
तो अब हम देखेंगे क्या ये भी कंबशन प्रोसेस है, क्या इसमें भी ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है तब जाके ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई अदर फैक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हीट और जो लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सन के केस में, वो कंबशन की वजह से नहीं होती है। ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कंबशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये होती किस वजह से? तो एक्चुअली क्या होता है, सन में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बट अभी आप इतना समझिए, जो सन है ना, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? तो ये आप पूरा सन देख रहे हैं ना, ये पूरा सन है, सन के सेंटर में, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कोर, इसे हम बोलते हैं कोर। ठीक है, दिस इज कोर ऑफ अ सन। तो सन के सेंटर वाला जो पार्ट है, जो इनर मोस्ट पार्ट है, जिसे हम कोर बोल रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अब ये रिएक्शंस किस टाइप के हैं? तो ये रिएक्शंस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम्स, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ मतलब कि अटैच होते हैं। मान लो ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं इसे H से डिनोट कर रही हूँ, और ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तब वो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म हीलियम, वो हीलियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जब ये फॉर्मेशन होता है ना, ये पूरा रिएक्शन जब होता है, तो इस ही प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी और हीट लिबरेट होती है, जो बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए ये आपका कंबशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंबशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, बट इस केस में ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग द हीलियम, है ना। एंड इन दिस प्रोसेस, इन दिस होल प्रोसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट इज लिबरेटेड आउटसाइड। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, सन प्रोड्यूसेस इट्स लाइट एंड हीट बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, वो भी दो टाइप के होंगे। एक होता है फ्यूजन, जिसमें एटम्स फ्यूज होते हैं, और दूसरा होता है फिजन। मतलब फिजन मतलब कि जिसमें कोई भी एटम्स जब स्प्लिट होंगे, टूटेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला इसे। सो दिस इज नॉट अ कंबशन, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर? सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब स्टूडेंट्स, आपने कभी ऐसा देखा है कि मैचस्टिक, जो माचिस की तीली होती है, वो अपने आप बर्न हो जाए, खुद अपने आप से बर्न हो जाए? ऐसा कभी आपने देखा है? या फिर आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी लकड़ी होती है, वुड जो होती है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है बर्न होने के लिए, है ना। जब हम उसे जलाते हैं तो एकदम से सडनली वो बर्न नहीं होती, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेती है। ठीक है, और मैचस्टिक भी अपने आप बर्न नहीं होती, उसे इग्नाइट, उसे रब करा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये अपने आप सब्सटेंसेस क्यों नहीं बर्न होते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस जल्दी से बर्न हो जाते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं बर्न होने के लिए। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या फैक्ट है, वो अब हम देखेंगे। ओके, सो दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। सो नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो देखो, आपने ऑब्जर्व किया कि जो भी लकड़ी है, वुड है, उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, थोड़ा सा टाइम ले रही है वो बर्न होने के लिए। तो मतलब कि जितने सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग अलग टाइम पे बर्न होते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंसेस जल्दी बर्न हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, उन सभी सब्सटेंसेस का खुद का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब एक उनका खुद का टेम्परेचर होता है, और उस ही टेम्परेचर पे वो जलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर पे जल जाए। ठीक है, तो वही होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आई आपको? तो मतलब कम से कम टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस कम, और कोई भी मतलब कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो कैसा होना चाहिए, वो कंबस्टिबल होना चाहिए, मतलब जलने वाला होना चाहिए। मतलब कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हम ले रहे हैं और उसे जला रहे हैं, तो वो केस नहीं है। क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। और कंबस्टिबल तो हमें पता है, ये कंबस्टिबल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो जल सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस होना चाहिए आपका कंबस्टिबल, और लोएस्ट, सबसे कम से कम टेम्परेचर पे अगर वो फायर को कैच कर रहा है, ठीक है, कम से कम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर रहा है, तो वही उसका होगा इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आई आपको बात? मतलब द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन हीटेड इन द एयर। कहने का मतलब, मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है,
मान लो ये पेपर है, मैच स्टिक है, इससे हम इसे हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट देंगे तो मतलब कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये जलना चालू हो जाएगा। तो मान लो कि ये जो पेपर है वो कितने टेम्परेचर पे बर्न हो रहा है, मान लो कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पेपर है ना, इस पेपर का जो टेम्परेचर है मतलब उसे हम बाहर से हीट दे रहे हैं, और बाहर से कैसे दे रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, ठीक है। मैच स्टिक से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, है ना। मैच स्टिक से कोई भी सब्सटेंस से आप हीट दे सकते हो, ठीक है। तो मैच स्टिक से हमने हीट दी, हम क्यों हीट दे रहे हैं, ताकि इस पेपर का वो टेम्परेचर रीच हो जाए, वो टेम्परेचर मिल जाए जिस टेम्परेचर पे ये पेपर अपने आप जलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर मान लो आपके पेपर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर्टिकुलर पे ये क्या करेगा, पेपर जलेगा। हमने मैच स्टिक की हेल्प से हीट इसको प्रोवाइड की, ठीक है। और आपका पेपर का जैसे ही इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, देन द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो वहाँ पे जलने लगेगा, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट, जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेज का उनका अलग अलग डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि सभी सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे बर्न हो जाए, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बर्न होते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस तुरंत बर्न हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लकड़ी है, वुड है, ठीक है। तो वुड को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जलने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब क्यों ऐसा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसका जो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाइयर। तो मतलब कि जो वुड है, लकड़ी है, उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है जलने के लिए, है ना। और जो सब्सटेंसेस जल्दी से बर्न हो जाते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, बहुत लो रहेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स मीन इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। यस, मतलब जितने सब्सटेंसेस हैं अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न होंगे, इसका मतलब ये है कि सभी सब्सटेंसेस अपने अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, देन ओनली दे विल स्टार्ट बर्निंग, तभी वो चालू हो जाएंगे जलना। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो आपने ऐसा देखा होगा ना कुकिंग शोज़ में, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ना, इसमें शेफ़ क्या कर रहा है, पैन में ही, फ्राई पैन में, देखो फ्राई पैन में आग लग जा रही है बड़ी। ये ऐसा होता है क्योंकि जो आपका पैन है ना, इसमें क्या रखा है, इसमें ऑयल है, ठीक है। अब ऑयल क्या होता है, जब कंटिन्यूस बहुत देर तक आपका जो पैन है वो हीट के कांटेक्ट में रहता है, तो आपका पैन बहुत जल्दी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जब ऑयल बहुत ज़्यादा देर तक आप रखे रहो, है ना, और जब बहुत ज़्यादा देर तक वो गर्म होने लगे, तो उस केस में जो ऑयल है ना वो क्या करने लगता है, वो स्टार्ट होने लगता है बर्निंग, वो क्या होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। क्यों जलने लगता है, क्योंकि आपने फ्राई पैन को बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा, जिस वजह से ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया, मतलब ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वहाँ पे मिल गया, है ना। और इस केस में आपका जो ऑयल है वो यहाँ पे बर्न होने लगता है, वही आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। बड़ी सी जो फ्लेम आपको दिख रही है वो ऑयल के बर्निंग की वजह से हो रही है। और नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा देर तक हम रखेंगे पैन को, तभी आपकी बहुत बड़ी सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकेंड केस में आप देखो, अब जो स्टूडेंट्स वुड होता है, जो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कैसा है, हाई है। अगर हम कंपेयर करें किससे, कैरोसिन से कंपेयर करें, ठीक है। तो हाई होने की वजह से मतलब कि जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा ही ये टाइम लेगा बर्न होने के लिए, ठीक है। ये आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा होता है, लो है, वो है लो, ठीक है। अब लो होने की वजह से क्या है, ये जल्दी कैच करेगा फायर, है ना। तो इतना पॉइंट आप समझ में रखिए, इफ हाई इज द इग्निशन टेम्परेचर देन इट विल टेक मोर टाइम टू बर्न, ठीक है। इफ द इग्निशन टेम्परेचर इज लो देन इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम टू बर्न, ठीक है। देखते एक स्मॉल टेबल, इस टेबल में अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर लिखा हुआ है,
तो सबसे पहले आप देखेंगे वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। जो फॉस्फोरस है वो भी अलग अलग उसमें कलर्स में रहती है, जैसे वाइट रहती है, एक रेड फॉस्फोरस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइट फॉस्फोरस की। तो वाइट फॉस्फोरस का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे जितना कम टेम्परेचर रहेगा ना, जितना कम टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है, मतलब कि ये बहुत जल्दी से बर्न होगा। तो यस, फॉस्फोरस बहुत जल्दी कैच करता है फायर बिना किसी एक्सटर्नल हीट के। मतलब अगर फॉस्फोरस ऐसा रखा हुआ है ना, ठीक है, अगर रखा हुआ है फॉस्फोरस तो उसमें बहुत जल्दी से फायर लग जाएगा, आग लग जाती है, ठीक है। तो इसका कम टेम्परेचर है। पेट्रोल भी बहुत जल्दी कैच करता है। तो पेट्रोल का कितना है 246 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आप बोल दो, ठीक है। तो 246 इसका इग्निशन टेम्परेचर है। कैरोसिन का 220 है। यहाँ पे कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल नहीं बनी है स्टूडेंट्स, आपको ये खुद देखना है कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, ठीक है। कैरोसिन का 220 है जो कि पेट्रोल के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए दो के बीच में, पेट्रोल एंड कैरोसिन के बीच में आपको पूछा जाए कि कौन जल्दी से कैच करेगा फायर को, तो आपका क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? आपका रहेगा आंसर कैरोसिन, ठीक है। क्योंकि कैरोसिन का कितना है 220 है इग्निशन टेम्परेचर, तो कम है तो क्या करेगा, जल्दी जलेगा। डीजल का देखिए, डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 210 है, ठीक है। 210 टेम्परेचर है उसका। पेट्रोल एंड कैरोसिन के कंपेयर में जो डीजल है वो जल्दी जलेगा, ठीक है। उसके बाद लकड़ी, तो लकड़ी का ज़्यादा है, ठीक है। 300 इसका इग्निशन टेम्परेचर है, इसलिए ऊपर लिखे हुए जितने भी मटेरियल्स हैं उनके कंपेयर में लकड़ी ज़्यादा टाइम लेगी जलने के लिए। जो कोयला है, कोयले का और ज़्यादा होता है, दैट इज़ 454 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 454 आपका कोल का है, कोयले का है। और पेपर का कितना है, तो पेपर का 233 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो मैंने आपको जो पहले बताया था वो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, आपको वो इग्निशन टेम्परेचर याद नहीं करना है, जस्ट एन एग्जाम्पल था वो, ठीक है। तो पेपर का कितना होता है 233 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये लिस्ट है, आपको ये थोड़ी लर्न भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसका इग्निशन टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, ठीक। इस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितनी जल्दी बर्न होता है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्किंग ऑफ अ मैच स्टिक, कि जो मैच स्टिक होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये मैच बॉक्स है, ठीक है, दिस इज मैच बॉक्स। ये आप देख रहे हैं मैच स्टिक, ठीक है, ये मैच स्टिक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि इजिप्ट के लोग क्या करते थे कि पाइन एक ट्री होता है, उसकी लकड़ी को सल्फर में डिप करते थे, ठीक है। बट आज के केस में हम लोग क्या करते हैं, आज के केस में हमने क्या किया, जो मैच स्टिक है ना, जो माचिस की तीली का जो हेड है, ये जो हेड जो होता है वो किस चीज़ों से मिलके बना होता है, वो आपका मिक्सचर है, ठीक है। वो मिक्सचर है, किस चीज़ों का मिक्सचर है, तो वो आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और इसे हम थोड़ी सी ग्लू की हेल्प से, ठीक है, ग्लू की हेल्प से और स्टार्च की हेल्प से हम इसे बाइंड करने के लिए, ताकि ये अटैच रहे एक दूसरे के साथ, हम ग्लू एंड स्टार्च को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नेम थोड़े से टिपिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिक्सचर यूज़ करते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का। जो आप माचिस की तीली देख रहे हो ना, इसका जो हेड है वो इससे बना होता है, ठीक है। आप जो मैच बॉक्स देख रहे हो ना, ये अब ये जो ब्लू वाला जो मैंने पार्ट बनाया, जो ब्लू कलर का मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो सरफेस है मैच बॉक्स का सरफेस है, रबिंग सरफेस जो है आपका, वो रबिंग सरफेस जिसपे हम माचिस की तीली को हम रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं। तो ये जो रबिंग सरफेस है इस पर क्या अप्लाइड होता है, जो रबिंग सरफेस जो है ना, तो रबिंग सरफेस जो है उस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रबिंग सरफेस पे रेड फॉस्फोरस, जैसे वाइट फॉस्फोरस होती है वैसे ही रेड फॉस्फोरस होती है। और थोड़ा सा ग्लास, जो कांच होता है ना, कांच को पाउडर्ड बनाया जाता है, मतलब जो कांच होता है उसको पाउडर्ड फॉर्म उसको यूज़ की जाती है, मतलब रेड फॉस्फोरस और कांच को मिक्स करके इस रबिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम माचिस की तीली को रब करते हैं ना इस रबिंग सरफेस पे, तो आपका जो रेड फॉस्फोरस है, ये रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
अब रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में जैसे ही कन्वर्ट होता है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना था, बहुत कम था, अराउंड 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। तो मतलब कि वाइट फॉस्फोरस को थोड़ी सी हीट चाहिए। थोड़ी सी हीट कहाँ से मिल रही है, जब हम माचिस की तीली को इस रबिंग सरफेस पे रब कर रहे हैं, रबिंग से फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट थोड़ी सी मिलती है, उस हीट से जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो बर्न होने लगता है, और तभी आपके जो ये हेड है ये स्टार्ट होने लगता है बर्निंग, ठीक है। क्योंकि हमने हेड पे क्या लगाया, पोटेशियम भी लगाया और ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिक्सचर लगाया, और पोटेशियम का भी नेचर यही है कि ये बहुत जल्दी से बर्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं, रब करते हैं मैच स्टिक को रबिंग सरफेस पे, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोरेट से, ताकि आपका जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जल्दी से कैच करे फायर को और जलने लगे और जिससे कंबशन होने लगे। क्लियर। तो यहाँ पे यही इसका पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आपकी जो माचिस की तीली होती है, मैच स्टिक होती है, वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप। येस, तो हम पेपर कप में वाटर हीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो कप है वो बर्न हो रहा है। सेकेंड पिक्चर में जो है ये बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में जो है आपका जो कप है उसमें वाटर को हमने नहीं रखा है, ये अकेला कप रखा है, ठीक है। सेकंड पिक्चर में हमने इसमें वाटर को फिल किया हुआ है। ये फर्स्ट कैंडल है, दिस इज सेकंड कैंडल। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो आपका पेपर है उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कोनिकल पेपर का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हमने को इसमें हमने फिल किया है, ठीक है। तो आपका जो ए केस है इसमें वाटर नहीं है, बी केस में आपका वाटर फिल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो क्या होता है कि इस कैंडल से जो हीट है ना वो आपकी ट्रांसफ़र हो रही है पेपर में, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आपकी हीट है वो कैंडल से ट्रांसफ़र हुई है आपके पेपर में, ठीक है। अब पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही रीच हुआ, जैसे ही पहुंचा, तो आपका पेपर इसमें क्या होने लगेगा, द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। इस केस में आपका जो पेपर है वो बर्न होने लगेगा। क्लियर। क्यों हुआ, क्योंकि आपके जो पेपर को हीट जो मिल रही है वो आपके कैंडल से मिल रही है, ठीक है। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है कि कैंडल की जो हीट है ना वो पहले तो आपके पेपर में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और पेपर जो है ना वो किसके कांटेक्ट में है, जो आपका पेपर है इट इज़ इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, वो वाटर के कांटेक्ट में है आपका पेपर, है ना। तो जो भी हीट आपके कैंडल से आपके पेपर कप में आई थी वो हीट आपकी ट्रांसफ़र हो गई है डायरेक्टली इनटू द वाटर। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हीट है ना, जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो आपकी सबसे पहले तो देखो कैंडल से, क्योंकि कैंडल ही बर्न हो रहा है, तो कैंडल से कहाँ जा रही है, आपके पहले पेपर कप में जा रही है, ठीक है। पेपर कप में गई, ठीक है। पेपर कप के कांटेक्ट में कौन है, वाटर आपका कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट है पहले कैंडल से पेपर कप में गई, देन पेपर कप से आपका वाटर में गई, ठीक है। इस वजह से जो पेपर है ना, पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं हो पा रहा है, आई मीन पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। उसको मिल ही नहीं रहा है उतना टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी हीट यहाँ पे आ रही है वो डायरेक्टली वाटर में चली जा रही है ना। और इस वजह से जो आपका वाटर है वो ये क्या हो रहा है, वाटर आपका हीटअप हो रहा है, ठीक है, वाटर आपका गर्म हो रहा है। इसीलिए आपका जो पेपर है यहाँ पे वो बर्न नहीं होगा। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रांसफरिंग होती है ना हीट की, वो 3 तरीक़ों से होती है, 3 वेज से होती है। एक आपका होता है कंडक्शन, सेकेंड आपका होता है कॉन्वेक्शन एंड थर्ड होता है आपका रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन जो है ना वो सॉलिड्स में होगा। अगर कोई भी सॉलिड में हीट का ट्रांसफरिंग हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो वो आपकी क्या रहेगी, वो आपका कंडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका लिक्विड या फिर गैसेस में, लिक्विड या गैसेस में
अगर ट्रांसफरिंग हो रही है हीट एनर्जी की तो वो आपका कॉन्वेक्शन कहलाएगा, ठीक है। रेडिएशन में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं रहेगा, कोई भी मीडियम मतलब ना सॉलिड में होगा, ना लिक्विड, ना गैसेस में। तो कहाँ पे होगा, ये विदाउट एनी मीडियम के होता है। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट होती है ना, सन की लाइट जो लैंड को गर्म कर देती है, हीट अप करती है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। तो इस केस में कंडक्शन क्यों हो बोला है हमने, क्योंकि कंडक्शन इसलिए है क्योंकि जो पेपर कप है ना, दिस इज सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड में अगर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन ही तो बोलेंगे हम। इसीलिए ये क्या है, ट्रांसफरिंग हो रही है हीट एनर्जी की बाय द कंडक्शन प्रोसेस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इजंट रीच्ड, मतलब अब वाटर की वजह से ही यहाँ पे पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं पहुँच पाया, इसलिए आपका पेपर बर्न नहीं हुआ। अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता तो आपका डेफिनेटली पेपर जो था वो बर्न हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी। ये एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।